बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर हमारा चल रहा है 8 और शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। टॉपिक है हमारा रिएक्शंस हम कर रहे हैं अल्कीन्स के तो उसमें जो दूसरी क्लास है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, उनकी हम बात करेंगे। और उनमें भी जो सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस तरह से ऐड होती है? जी जनाब, जब हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो दिस इज इथीन। इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन in presence of silver at 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऐड हो जाएगी। और इस तरह से कि CH2 और CH2 को ये जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेकअप हो जाएगा और दोनों को एक ऑक्सीजन इस तरह से एक ट्राई मेंबर्ड रिंग बना देगी। ये जो ऑक्सीजन इसका ट्राई मेंबर्ड रिंग बना देगी, ये एक कंपाउंड की क्लास है जिन्हें हम नाम देते हैं एपॉक्साइड। ठीक है, तो याद रखिए जब भी अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन होगी तो उससे एक एपॉक्साइड बनेगा। दिस इज एन एपॉक्साइड और ये जो है ये इथीन का एपॉक्साइड है, तो हम इसलिए इसे इथीन ऑक्साइड भी कहते हैं या इथीन एपॉक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रोपीन हो जाए तो दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH3 अगेन उसी तरह से हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, कंडीशंस आर सेम। और यहां पर अब ये देखिए ये ऑक्सीजन लग गई एंड दिस इज प्रोपीन ऑक्साइड या प्रोपिलीन ऑक्साइड, एपॉक्साइड इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो एपॉक्साइड एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन हम इसकी डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे। एक इंतहाई अहम बात यहाँ पे जो आपको मालूम होना चाहिए, बुनियादी तौर पे सिल्वर कैटलिस्ट नहीं होता। ये सिल्वर इस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड बना देता है। दिस इज बेसिकली कैटलिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। क्योंकि वो ऑक्सीजन मौजूद है, वो अंदर ही वो बन जाता है। ठीक है, तो वो सिल्वर यूज कर लें चाहे सिल्वर ऑक्साइड यूज कर लें, बात एक। ठीक है जी, तो मैंने सिल्वर लिखा था तो वो आपकी बुक में उन्होंने सिल्वर ऑक्साइड दिया हुआ है। बुनियादी तौर पे ये सिल्वर ऑक्साइड ही कैटलिस्ट हो। जी बेटा, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। जो दूसरी हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है इसके अंदर वो है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन जो है ये रिएक्शन का एक और नाम भी है, या हम इसे कहते हैं बायर्स टेस्ट। ये बायर्स टेस्ट एक्चुअली हमें हेल्प करता है इन डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड्स। जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो ये उनकी डिटेक्शन का एक टेस्ट है जिसे आप बायर्स टेस्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है, कोल्ड अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 हम इस्तेमाल करते हैं। वो जो कोल्ड अल्कलाइन सोल्यूशन KMnO4 का है वो किस तरह से है, अल्कलाइन इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH, और वो 1% KMnO4 का सोल्यूशन होता है। और इस सोल्यूशन को हम नाम भी देते हैं बायर्स रीजेंट का। ठीक है जी, तो होता क्या है, 3 moles of CH2 double bond CH2 plus 2 moles of KMnO4
plus 4 moles of water. So that will give rise to, यहाँ कूल स्टेट में ये रिएक्शन होता है और बेस लिखनी है, बेस नहीं लिखी हुई आपकी बुक में, OH नेगेटिव लिखना है बेटा। ये जो CH2 है दोनों, इनके दरमियान जो डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड टूट के दोनों तरफ OH लग जाते हैं। दो एडजेसेंट एटम्स पे जब OH लग जाए तो ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड का भी एक अलग नाम है, इन्हें हम ग्लाइकोल कहते हैं। तो ये एक ग्लाइकोल है, प्लस 2 KOH प्लस 2 MnO2। ठीक है जी। तो ये जो चूंकि इथीन से बनी है तो इसको हम इथीन के कॉमन नेम की मुनासबत से इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या हो जाएगा बेटा, जो KMnO4 का कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका कलर डिस्चार्ज हो जाना इस चीज की निशानदही करता है कि जिस कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया है उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज थर्ड वन, दैट इज कंबस्शन। कंबस्शन का अमल आपको पता है, जलने के अमल को कहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे इथीन ही ले लें, दैट इज C2H4, अगर हम इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में अगर आप इसको जलाएं तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, और साथ में अलॉट ऑफ हीट पैदा होती है और इस हीट से आप मुख्तलिफ जो है वो काम कर सकते हैं। बड़ा एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है ये जी बेटा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज फोर्थ वन, दिस इज इंपॉर्टेंट और इसको हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मीन ओजोन की मदद से ब्रेकअप। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई भी एल्कीन ले लें, प्लस ओजोन। बेटा पहले स्टेप में एक अनस्टेबल स्पीशी बनती है जिसे मोलोजोनाइड कहा जाता है। वो इस तरह से जो CH2 है उनके दरमियान एक बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा, एक अभी भी मौजूद होगा और इस तरह से ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बनता है, अनस्टेबल होता है, इसे कहते हैं मोलोजोनाइड। इसके अंदर फॉरन चूंकि अनस्टेबल है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाती है। जो दूसरा पाई बॉन्ड है, पाई नहीं सॉरी सिग्मा बॉन्ड जो है कार्बन टू कार्बन, वो भी एलिमिनेट हो जाता है और इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग बनता है कि 2 ऑक्सीजन एक तरफ हो जाते हैं कार्बन के और एक ऑक्सीजन दूसरी तरफ हो जाती है और इसे हम कहते हैं ओजोनाइड। ठीक है जी। इस ओजोनाइड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये देखिए ये ऑक्सीजन प्लस जिंक बॉइलिंग वाटर के अंदर। ये आपने बुक में जो रिएक्शन लिखा हुआ है उसको जरा अमेंड कर लीजिएगा। जिंक क्या करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा जी, जिंक ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है और ये जिंक क्या करता है बेटा, ये ऑक्सीजन निकाल के देता है। जब जिंक ऑक्सीजन निकालेगा तो ये बन जाएगा ZNO। अब जरा गौर फरमाइएगा, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली, इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली। कार्बन टू ऑक्सीजन पहले एक बॉन्ड बन चुका होगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास मौजूद है, तो एक एक वैलेंसी और खाली होगी तो इसमें क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सिमिलरली बेटा इधर भी यही कुछ होगा,
ठीक है, प्लस ZNO, और ये क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। मैंने बात शुरू की थी इथीन से। इथीन में कार्बन है दो, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। नतीजा, हमारे पास दो फॉर्मल्डिहाइड बन गए। अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एक एक था, तो जो एल्डिहाइड बना है वो एक एक कार्बन वाला बना है। अब मैं जरा एक शरारत करने जा रहा हूं, मैं एल्डिहाइड चेंज करने जा रहा हूं। अब जरा देखिएगा प्रोडक्ट्स में क्या फर्क पड़ेगा, जरा गौर कीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड ही रहेगा और एक कार्बन मैंने पीछे और लगा दी। अब ये इथीन नहीं होगी, अब बेटा ये प्रोपीन होगी, 3 कार्बन वाला। जब इसका बनेगा तो यहाँ पे ये एक CH3 और होगा और एक H ये होगा। ये बनेगा तो यहाँ पे भी H होगा और इधर एक CH3 होगा। यहाँ बनेगा तो यहाँ पे भी एक H होगा और इधर एक CH3 होगा। और नतीजतन जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, सॉरी इसकी रिडक्शन होगी, जिंक इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा, तो बेटा अब यहाँ पर एक तरफ CH3 होगा और दूसरी तरफ फॉर्मल्डिहाइड होगा, यानी एक तरफ एसिटल्डिहाइड हो जाएगा और एक तरफ फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। यानी अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। पहले प्रोडक्ट्स हमारे पास सेम थी, अब प्रोडक्ट्स में दिस इज एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन वाला एंड दिस इज फॉर्मल्डिहाइड 1 कार्बन वाला। यानी हमारे पास अब मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट्स का। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट इन हेयर, वो ये कि भाई मियाँ अगर जैसी आप यहाँ पे अल्कीन लेंगे उसी मुनासबत से अगले एंड पे आपके पास प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए। ठीक है जी। तो अगर आप ब्यूटीन ले लें, ब्यूटीन के अगर सेंटर में आप जो है वो पाई बॉन्ड ले लें, यानी 2 कार्बन एक तरफ और 2 कार्बन एक तरफ, तो फिर दो दो कार्बन वाला जो एंड पे प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एसिटल्डिहाइड। तो अगर आप ये फिर कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अगर वेरी कर जाती है, वो अगर चेंज हो जाती है, तो फिर उसी लिहाज से जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास वो ओजोनोलाइसिस से वो चेंज हो जाएंगी। अगर आप इस बुक का पेज नंबर जरा देखिए 160 कॉलम 8, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 18 है टॉप पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो यही बात बता रहा है कि ओजोनोलाइसिस के बाद एक ही प्रोडक्ट बनी, दैट इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कब प्रोडक्ट बनेगा, ये मैं क्वेश्चन नंबर 18 का आपको गाइड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, एसिटल्डिहाइड सिर्फ उस वक्त बनेगा जब आप बेटा जी ये वाली अल्कीन से आगाज करेंगे, दैट इज 2 ब्यूटीन। जब 2 ब्यूटीन से पकड़ोगे तो जो एंड प्रोडक्ट है वो 2 मोल एसिटल्डिहाइड बनेगी। ठीक है, तो यहां से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अगर पोजीशन डिफरेंट हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। यही जो क्वेश्चन नंबर 18 का वो जो है वो मतमाए नजर था। जी मेरा भाई, मैं डायरेक्टली इसके अगले सेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। वो हमारा इसके रिएक्शन का आखिरी सेक्शन है, दैट इज सी एंड दैट इज पॉलीमराइजेशन। बेटा जो अल्कीन्स है, अटेंडेंस आपने दे देना यार। अल्कीन्स में जैसे ये इथीन है, अगर इसके n मोल्स ले लें और 400 डिग्री सेंटीग्रेड 100 atm प्रेशर और 0.1% ऑक्सीजन अगर आप ले लें,
तो ये ईथीन से हमें मिल जाती है पॉलीथीन। पॉलीथीन आपने देखा होगा एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है एनिमल्स, एंड दिस इज टर्म्ड एज पॉलीथीन। इसी तरह पॉलीथीन की बजाय पॉलीप्रोपिलीन वगैरह भी बनाई जा सकती है। आपने शायद कभी गौर किया हो, ये एक बॉटल का रैपर है। ये जो रैपर होता है, ये रैपर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये पॉलीथीन का ही बना हुआ होता है, लेकिन ये एक होता है बना हुआ मटेरियल का जिसे हम कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है जी, PHDPE यहाँ पहले इन्होंने लिखा हुआ होता था, आजकल मुझे जरा जल्दी में कहीं दिख नहीं रहा। तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बना हुआ होता है। और आपने देखा होगा इसी बुक में इसी जगह पे कहता है कि अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एज ए कैटलिस्ट या ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम C2H5 थ्राइस एल्यूमिनियम, ये अगर ये कैटलिस्ट डाल दें तो ये जो पॉलीथीन बन जाती है, ये बन जाती है हाई डेंसिटी पॉलीईथीन HDPE। ठीक है, और HDPE की जो लाइफ है वो आम पॉलीथीन की निस्बत ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है। जी बेटा, आगे हम बात को चलाते हैं इसके यूजेस की तरफ। तो यूजेस हमारे पास सिर्फ इथीन के हैं, जिसके भी हैं हमने क्योंकि वही करने हैं। इथीन के यूजेस में सबसे पहला जो यूज है वो कहता है प्लास्टिक मटेरियल बनाया जाता है जी पॉलीथीन, उससे टॉयज, केबल्स, बैग्स, बॉक्सेस बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो दूसरा यूज है इसमें आपको बताता चलूं, ये कौन से फ्रूट्स की आर्टिफिशियल राइपनिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा, आमों को पकने के लिए एक मसाला लगाते हैं, वो मसाला हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, वो आ जाएगा। वो होता है कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड पल्पी फ्रूट को यानी गूदेदार फल को पकाने के काम आता है। ये जो इथीन है ये इस्तेमाल होती है सिट्रस फ्रूट के लिए। सिट्रस पंजाबी में जिसे आप कहते हैं फाड़ीदार फल। फाड़ीदार फल समझते हैं ना, किन्नू, माल्टे, मौसम्बी, मिठे, खट्टे, जिनकी फाड़ियां, जिनकी फांके होती हैं उर्दू में, आप अगर आप उन्हें कहें तो बेटा वो जो फ्रूट है उसको पकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इथीन गैस। हाँ, जो दूसरा फ्रूट है जिसे आप पल्पी फ्रूट कहते हैं, जैसे आम है, केले हैं, नाशपाती है, जिनके अंदर पल्प होता है, कि ये सारे जो हैं ये इथाइन गैस से पकते हैं, ये इथीन से पकते हैं जो फाड़ीदार फल होते हैं। तीसरा, ये एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक क्या होता है बेटा, बेहोश करने के काम। हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर में वो मुंह के ऊपर एक और चढ़ा देते हैं, हम समझते हैं ऑक्सीजन लगाई हुई है, तो ऑक्सीजन तो उसमें होती ही होती है, तो उसके ऑक्सीजन के अंदर ना वो थोड़ी सी इथीन गैस छोड़ देते हैं। जब वो थोड़ी सी इथीन गैस उसमें छोड़ते हैं तो इथीन खुशबूदार होती है। वो बंदा बड़ा मजे से सांस लेता है, 2-3 सांस ही लेता है तो वो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, उसके दिमाग तक नर्वस सिस्टम से मैसेजेस जाने बंद हो जाते हैं। फिर आप उसको जहां से मजीद चीर फाड़ कर लें, नो इशू एट ऑल, जब तक ऑपरेशन जारी रहता है। इस तरह की जो गैस होती है इथीन, ये हेलोथेन की एक और गैस भी है, वो भी इस्तेमाल होती है एनेस्थेटिक के तौर पे, तो ये जारी रखी जाती है। ऑपरेशन के बाद कुछ देर के लिए अब मरीज को वहां पे रखा जाता है ताकि ये कहीं जल्दी होश पे ना आ जाए। तो वो तकरीबन आधे पौने घंटे बाद जब ऑपरेशन से उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो फिर उसकी दर्दें उठनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पेट पे या इधर उधर उन्होंने चीरा लगाया होता है, तो वो फिर जो चीरा है वो तो फिर नजर आता है। जी बेटा, चौथा इस्तेमाल, जो चौथा इस्तेमाल है ये वर्ल्ड वार 1 में किया गया था। मस्टर्ड गैस बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल हुई थी। बायोलॉजिकल वेपन वो होता है
कि जो अगले जो दुश्मन हैं उनके अंदर बीमारियां जो है वो फैला दे। हुआ क्या, ये जो इथीन है इसका रिएक्शन करवाया गया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ S2Cl2। तो जो प्रोडक्ट बनती है एक तो सल्फर बनती है और साथ में ये एक कंपाउंड बनता है, इसे हम कहते हैं बीटा बीटा प्राइम डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। आपकी किताब में इसका नाम लिखा हुआ है। और हम इसको कहते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस इसलिए कि इसकी स्मेल मस्टर्ड यानी सरसों से मिलती जुलती होती है। इसके किए के जाते हैं, इसके शेल बम फेंके जाते हैं दुश्मनों के इलाके में। तो जहां वो गिरते थे वहां जितने एनिमल्स थे, हम भी एनिमल हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, तो उनकी जो स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स अपीयर हो जाते थे, छाले पै जाते सन पंजाबी चीज में आप कहते हैं। ठीक है जी। तो नतीजा क्या है, वो छाले जब पड़ जाते हैं उसमें पीप पड़ जाती है, वो बेचारे इन्फेक्शन से बीमार हो जाते हैं बंदे, या बाद तो मर ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल वेपन था। इसके अलावा इसका पांचवा जो इस्तेमाल है, कहते स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज सच एज ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल्स एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। मैं आपको एंटी फ्रीजिंग एजेंट के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। गाड़ियों के रेडिएटर में वो एक केमिकल मिलता है, उसको कूलेंट के नाम से बेचते हैं हमारे यहाँ। ये जितने भी ऑटो स्टोर्स वाले हैं, कारों के, बसों के, वैन्स के रेडिएटर में डालने के काम आता है, वो उसको कूलेंट कहते हैं। बस पाकिस्तानी है, क्या करें। बुनियादी तौर पे ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर था सॉल्यूशंस वाला, गालबन 9। तो वहां आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पानी में जब इथिलीन ग्लाइकोल डाल दी जाती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपने लेवल से नीचे आता है। यानी हम ये कहें कि पानी की लिक्विड रेंज बढ़ जाए। तीसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं पानी की हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो वो गाड़ी फिर ज्यादा गर्म नहीं होती, गर्म तो होती है लेकिन ये है उसके रेडिएटर को या इंजन को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, हमारे मुल्क में भी लोग इसको बेचते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे शोखे जो है वो जिनको इल्म नहीं है वो डलवा डलू लेते हैं गाड़ी में। इसकी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में कम अज कम उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मौसम जो है वो बड़ा मोतदल सा होता है। इस तरह इथाइल हैलाइड और इथाइल अल्कोहल वगैरह जो है वो आप इससे बनाते हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड कंटिन्यूअसली हमारी क्लास चला करेगी इसी टाइम। कोई सवाल? कुछ नहीं, फिर चलें। अल्लाह आपका हामी नासिर।